हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री में आए संविधान के 2019 के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। 2019 में कुल 12 से 13 प्रश्न आए थे संविधान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जानना है कि इनमें से कौन सही है गलत है, उस हिसाब से हमको आंसर लेना है। फर्स्ट है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। फिर सेकंड है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ठीक है, तो अब 44वां संशोधन नहीं किया गया था, इसके लिए किया गया था 39वां संशोधन, तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर हम और सेकंड जो है वो सही है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तर है केवल 2। भारत के संविधान का 39वां संशोधन 10 अगस्त 1975 को अधिनियमित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावों को भारतीय अदालतों की जांच से परे रखा गया। 1975-77 के आपातकाल के दौरान यह पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों के संबंध में याचिकाओं को स्थगित करने के उच्चतम न्यायालय के अधिकार को हटा दिया। ये एक विशेष कारण से लाई थी इंदिरा गांधी, जो हम जब पूरी क्लास करते रहेंगे तब मैं ये स्टोरी भी बता दूंगी कि ये संशोधन क्यों लाया गया, क्यों परे किया गया, मतलब न्यायालय से इनको क्यों परे रखा गया। फिर इसके अलावा संसद द्वारा गठित एक संस्था ऐसे चुनावी विवादों को हल करने की शक्ति के साथ निहित है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत के 99वें संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? NJAC एक संस्था है जिससे भारत में उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया। अब क्या है ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्तियों की व्यवस्था में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया था। लेकिन न्यायपालिका क्या बोलती कि ये हस्तक्षेप हो रहा है, इससे प्रभाव पड़ेगा स्वतंत्रता पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इनके नंबरिंग पे मत जाइए कि ये नंबरिंग वही नंबरिंग है जो एग्ज़ाम में थे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा का अध्यक्ष अस्वीकार नहीं कर सकता, वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। फिर सेकंड पढ़ते हैं, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो हमारा एक तो गलत है और जो सेकंड है उसको जज करते हैं। परिभाषा देखिए, अक्षमता और सिद्ध कदाचार बोल दिया है, लेकिन क्या क्या ये चीज़ अक्षमता और सिद्ध कदाचार में आएगा इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, तो सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आएगा हमारा केवल 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत का संविधान अक्षमता व दुर्व्यवहार कदाचार का गठन करने वाले किसी भी विवरण को परिभाषित या प्रदान नहीं करता है। फिर हालांकि भारत का संविधान अक्षमता व दुर्व्यवहार कदाचार का गठन करने वाले किसी भी विवरण को परिभाषित या प्रदान नहीं करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के पद को हटाने संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और जो महाभियोग होता है उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी रहता है।
कैसा पास 100 सदस्यों या 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव सभापति को दिया जाता है। पहले प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर सभापति होते हैं उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है इसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी बैठती है, अध्यक्ष या सभापति को आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्य कमेटी बैठाते हैं। कमेटी में कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक विशिष्ट न्यायविद। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्व स्थापित किया गया था? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के तहत आई थी 1951 में। 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों को सूची में शामिल किया गया। इन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे संविधान अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। फिर 48 है अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। हाँ, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। देखिए, भारत में कोयला बहुत उत्पादन होता है, पर वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो भी अभी भी आयात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर आएगा केवल एक। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत 2 चरणों में किया गया था, अतः कथन एक सही है। कोयला खंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर किए जाते हैं, न कि लॉटरी के आधार पर। फिर कोयला क्षेत्र भारत में एकाधिक क्षेत्र है, लेकिन अभी तक आयात करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। लाभ का पद भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमारा थर्ड गलत हो जाएगा। देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, जैसे हमको यहाँ अगर फर्स्ट और सेकंड के बारे में कुछ नहीं भी पता है, तो अगर हमको ये पता है कि थर्ड गलत है, तो हम जज कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। तो आंसर इस ऐसे आएगा केवल 1 और 2। ठीक है, अब देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 1951 में वाक्यांश लाभ का पद का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। उल्लेख करना और परिभाषित करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनुच्छेद 102 एक के अनुसार संसद द्वारा अधिकारी को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए कानून द्वारा घोषित पद के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करने हेतु संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा। संसद सदस्य की अयोग्यता को बता रही है, मतलब कैसे आप संसद के सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो ऐसे आगे भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा? तो जमीन भूमि कार है, जनजातीय भूमि, तो भूमि क्या है? 9वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत खनन के तहत निजी पक्षकारों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके लिए देखिए, जनजातीय भूमि बोला है और भूमि बोला है। जब ऐसी भूमि बोलेगा तो फिर 9वीं अनुसूची आएगा, क्योंकि वो भूमि सुधार कानून से है। लेकिन यहाँ पे गलत आंसर नहीं, ये है आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची बी। ठीक है, 5वीं अनुसूची, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्रों में संरक्षण बताता है। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में ये अगला ही पिछला ही क्वेश्चन है, तो जवाहरलाल नेहरू है आंसर। अगला है, भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs कहा जाता है इन्हें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज क्या है? देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजीज स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं। इरुलार आदिवासी, तो इरुलार आदिवासी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के ये फोर्थ सही है, क्योंकि इरुलार को शामिल किया गया है क्योंकि ये पहले तीरंदाजी के लिए बहुत फेमस है तमिलनाडु में, लेकिन अब इन्हें इतना मतलब पीछे घोषित कर दिया कि इन्हें अपने ही गांव में नहीं रहने देते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं ये लोग, तो इन्हें किया गया है। 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है और तब 75 थे। ठीक है, अब देखते हैं आंसर हमारा। चौथा तो सही है, तो अब थर्ड क्या है? गलत है, तो थर्ड के बेसिस पे जज करते हैं। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अनुसूचित जनजाति समूहों को एक केंद्रीय मान्यता प्राप्त विशेष वर्ग हैं। इनका क्या है? इनके जजमेंट का वो ऐसे समूहों की पहचान एक मतलब विशेषता पर की जाती है। प्रौद्योगिकी के पूर्व स्तर, साक्षरता का निम्न दर, आर्थिक पिछड़ापन, एक घटती या स्थिर जनसंख्या। प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, साक्षरता की निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, एक घटती या स्थिर जनसंख्या। फिर कुल 75 जनजातियों को तब किया गया था। ठीक है, और इरुलार को भी किया गया है, कोंडा रेड्डी को भी किया गया है। इरुलार क्या है? तेलंगाना के खम्मन जिले में है। और अगला देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते। यह एक कौन सा मतलब भारत के संविधान में 142 में यह कहा गया है। अब इसका आंसर क्या है? उच्चतम न्याय ये कहना क्या चाहता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। संवैधानिक शक्ति बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे न्याय आता है। ठीक है, विधियाँ बोल रहे हैं वहाँ पे न्यायपालिका आएगी। क्या आएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। यह आंसर बी है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके संबंध समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों के पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या ऐसा किया गया आदेश समूचे भारतीय क्षेत्र में लागू होगा। यहाँ पे यही कह रहा है कि जब जब क्या बोलते हैं, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय कोई अपने सर्वोच्च न्यायालय के ये क्षेत्राधिकार में है कि अगर वो कोई कानून को प्रतिषेध करती है या फिर लागू कर देती है कि ये आपसे ऐसा होना चाहिए, इस कानून में ये सज़ा मिलेगी, तो वो समूचे भारत में लागू होगा। अगला देखते हैं, भारत की किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष के प्रथम सत्र का प्रारंभ राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। आंसर यहाँ पे एक और एक दोनों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन करप्शन का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है, UNCAC। अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार है। इसका आंसर ही देखते हैं डायरेक्ट। केवल 2 और 4, 2 सही है और 4 सही है। एक्सप्लेनेशन, भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आता है, ना कि UNCAC के अंतर्गत। UNTOC के अंतर्गत आता है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब कोई भी चीज़ की तस्करी की जाती है तो TOC आता है, CAC नहीं आता। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन करप्शन
ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है। फिर अगला है भारतीय वन अधिनियम 1927। हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। फिर आंसर है इसका फर्स्ट गलत है, बांस को काट गिराने का अधिकार है। नहीं होता है बांस को काट गिराने का अधिकार, क्योंकि बांस को भी मतलब भले ही वो गौण गौण खनिज माना गया है, लेकिन बांस को काटने का अधिकार नहीं दिया गया है। गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस की कटाई और पारगमित की अनुमति देता है। गैर वन क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में नहीं देता है। ठीक है, वन निवासियों को वन क्षेत्रों में, गैर वन क्षेत्रों में काट सकते हैं। वन भूमि पर उगाए गए बांस को एक वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसे मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। फिर ये सब एक्सप्लेनेशन है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ये क्वेश्चन अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, क्योंकि ये हम पिछली बार भी पढ़े थे पिछली कक्षा में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है और अपने पसंद से विवाह करना अपनी गरिमा कहीं की ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पेटेंट नियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जाता है। फिर भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। भारत में पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। देखिए सही क्या है, तो पेटेंट कराया जा सकते, बीजों को पेटेंट नहीं कराया जा सकते हैं। बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, बोर्ड है, बिल्कुल है बोर्ड। ठीक है, और जो पादप की किस्में हैं वो पेटेंट होती हैं, बीज का पेटेंट नहीं होता है। ये सब एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। फिर अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन को मानक निर्धारित करे। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ये ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी भी अधिनियम में लोक सहभागिता के बारे में बात नहीं की जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा और सेकंड सही है, क्योंकि कहाँ कहाँ से उत्सर्जन हो रहा है पर्यावरण प्रदूषकों का, उसका मतलब मानक निर्धारित करना जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। यह है एक्सप्लेनेशन पर्यावरणीय गुणवत्ता। तो इस प्रकार से आज हमारे संविधान के कुछ क्वेश्चन हमने समाप्त किए हैं। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू। देखते रहें विद्यालय आइए।